Assalamualaikum viewers. Today we are going to start the Express Tribune opinion, namely unfulfilled promises of 18th Amendment. 18th Amendment के कुछ unfulfilled promises हैं जिसके हवाले से जो है वो बहस मुबाहिसा चल रहा है कि उसमें कुछ अमेंडमेंट लाना चाह रहे हैं। ठीक है, और इसमें आपको यही थीम जो है वो देखने को मिलेगा कि जो सिग्निफिकेंस है या जो चैलेंजेस हैं 18th अमेंडमेंट के, ठीक है, जो पाकिस्तान में हुई थी, और इसके अंदर जो है वो ज़रूरत इस चीज़ की पेश आ रही है कि इफ़ेक्टिव लोकल गवर्नेंस होनी चाहिए। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट को जो है वो इख्तियारात देने के लिए, उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो है 18th अमेंडमेंट में तरमीम की जो है वो बहस हो रही है। पीएमएलएन की तरफ से ये जो है वो तजवीज़ पेश की गई है, जबकि जो पीपीपी की अगर हम बात करें तो वो इसको शक की निगाह से जो है वो देखते हैं। ठीक है, तो ये डिबेट है पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान डेवोल्यूशन ऑफ पावर के लिए, और इम्पोर्टेंस यही है कि गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही इंक्लूसिव होना चाहिए और रिस्पॉन्सिव पॉलिटिकल लैंडस्केप इसके लिए होना चाहिए। तो यही सब कुछ हमें इसमें देखने को मिलेगा। मगर हम इसको स्टार्ट करने से पहले इसमें मौजूद कुछ डिफिकल्ट टर्म्स हैं, उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहली टर्म है वो है एनल्स। एनल्स कहते हैं हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को। ठीक है, तारीखी जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से मुराद ये होती है कि जो आइन होता है उसके अंदर ही कोई तरमीम आती है तो उसको हम अमेंडमेंट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वाटरशेड मूवमेंट है। वाटरशेड मूवमेंट क्या है? ये एक क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डिसेंट्रलाइजेशन है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पावर को तकसीम कर दिया जाए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, जो सेंटर है उसे पावर लेकर डिफरेंट सूबों के दरमियान जो है वो पावर को तकसीम कर दिया जाए। नेक्स्ट हमारे पास ऑटोनमी आता है। ऑटोनमी खुद मुख्तारी को कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आती है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से मुराद यही है कि फाइनेंशियल अफेयर्स के लिए जो कोई भी कंट्री है वो इंडिपेंडेंट है, उसके पास एबिलिटी है कि वो अपने फाइनेंशियल अफेयर्स को टैकल कर सके। नेक्स्ट हमारे पास डिवॉल्व आ जाता है। डिवॉल्व का मतलब भी यही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज लोकल लेवल की तरफ जिम्मेदारियां जो है उनको प्रोवाइड कर दी जाए, उनको ट्रांसफर कर दी जाएं, तो उसको हम डिवॉल्व करना कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्टेस्टेड बैटल ग्राउंड आता है। कॉन्टेस्टेड बैटल ग्राउंड से मुराद एक ऐसी सिचुएशन का होना जिसके अंदर जो है डिसएग्रीमेंट पाया जा रहा है, कॉन्फ्लिक्ट है, तनाज़ा है। ठीक है, रोल बैक है। रोल बैक से मुराद ऐसा एक्ट कर देना जिसकी वजह से जो पहले भी कोई चीजें हुई थी, कोई प्रोसेस हुआ था, कोई पॉलिसीज बनी थी, वो दोबारा से अपने जो है वो बिगनिंग पॉइंट की तरफ चली जाएं, रिवर्स हो जाएं। उसके बाद हमारे पास कॉन्सेंसस आता है। कॉन्सेंसस इत्तेफाक राय को कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ये पार्लिमानी निज़ाम होता है गवर्नमेंट का, जिसके अंदर जो है एग्जेक्टिव ब्रांच जो होती है यानी मुकन्ना जो है वो अपनी लेजिटिमेसी या पॉलिटिकल पावर को डिराइव करता है इंतजामिया वाली ब्रांच से, लेजिस्लेटिव ब्रांच से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस होती है इफेक्टिव या अकाउंटेबल मैनेजमेंट जो कर रही होती है रिसोर्सेज की या अफेयर्स की। ठीक है, मार्शल लॉ है। मार्शल लॉ मिलिट्री इंटरवेंशन को या मिलिट्री कंट्रोल को कहते हैं, जो सिविलियन गवर्नमेंट के अंदर इंटरवेन कर लेती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लोकल गवर्नेंस आती है। लोकल गवर्नेंस जो एडमिनिस्ट्रेशन होती हैं लोकल लेवल पर काम कर रही होती हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट्स हो गई, म्यूनसिपैलिटीज हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डेवोल्यूशन ऑफ पावर है। डेवोल्यूशन ऑफ पावर उसी को कह रहे हैं कि पावर की तकसीम हो जाना, पॉलिटिकल पावर का सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है रीजनल या लोकल गवर्नमेंट की तरफ मुंतकिल हो जाना। ठीक है, प्री रिक्विसाइट्स कहते हैं हम शराइत को, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, कुछ कंडीशंस। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास इंसेंटिव्स हैं। इंसेंटिव्स हम उन फैसिलिटीज़ को कहते हैं जो इंडिविजुअल्स को या ग्रुप को दी जाती हैं किसी पर्टिकुलर एक्शन की वजह से। ठीक है, उसके अलावा इम्प्रैक्टिकल है। नेक्स्ट हमारे पास इम्प्रैक्टिकल जो सूटेबल ना हो, रियलिस्टिक ना हो, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। उसके बाद इंटर एंड इंट्रा प्रोविंशियल ग्रीवेंसेस आ जाते हैं। ग्रीवेंसेस बेसिकली शिकायत को कहते हैं। इंटर या इंट्रा से मुराद ये कि इंटर यानी कि एक ही कंट्री के अंदर जो है डिफरेंट सूबों के दरमियान कोई मसाइल पैदा हो गए, या फिर एक ही सूबे के अंदर मसाइल हैं, तो उनको हम इंटर या इंट्रा प्रोविंशियल ग्रीवेंसेस कहेंगे, शिकायत कहेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स कह सकते हैं। उसके अलावा इरिडेंटिस्ट क्लेम्स। इरिडेंटिस्ट क्लेम्स भी वही हैं कि पॉलिटिकल डिमांड्स होती हैं, कुछ सियासी डिमांड्स होती हैं या कोई ख्वाहिशात होती हैं कि एक किसी टेरिटरी पर कोई क्लेम कर रहा है। ठीक है, ये एथनिसिटी की वजह से कि ये इलाका हमारा है, ये टेरिटरी हमारी है। ठीक है, कोई उनकी तारीख जुड़ी हुई है, कोई अबाव अजदाद की वजह से, या कोई एथनिसिटी है जिसकी वजह से वो ये क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास चेक्स एंड बैलेंसेस आ जाता है। चेक्स एंड बैलेंसेस जो हैं ये मैकेनिज्म होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक ब्रांच होती है गवर्नमेंट की, वो बहुत ज़्यादा जो है वो उसके पास पावर नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, चेक्स भी लगे हुए हों और बैलेंसेस होते रहें, तो जो पावर है उसको बहुत ज़्यादा पावरफुल ना बना दिया जाए एक सेक्टर को। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आ जाता है।
एचडीआई से मुराद यही है कि एजुकेशन में और हेल्थ पर लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सरमाया लगाया जाए और अचीवमेंट ताकि हो सके, ह्यूमन डेवलपमेंट हो सके किसी भी कंट्री के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास मार्जिनलाइजेशन आती है। मार्जिनलाइजेशन से मुराद है कि किसी भी एक इंडिविजुअल को या ग्रुप को, किसी खास ग्रुप को एक कंट्री के अंदर, एक सोसाइटी के अंदर जो है उसको सप्रेस किया जा रहा है, उसे दबाया जा रहा हो, ठीक है, उसको उसके हकूक ना दिए जा रहे हो। नेक्स्ट हमारे पास डिप्रीवेशन आता है। डिप्रीवेशन का मतलब होता है कि बेसिक जो राइट्स हैं, बेसिक जो नेसेसिटीज हैं, जरूरियात हैं, उससे किसी को महरूम रख दिया जाए तो उसे डिप्रीव करना या डिप्रीवेशन कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास रिसोर्सफुलनेस है। रिसोर्सफुलनेस से मुराद यही है कि एक एबिलिटी का होना, कि एक तरीक़ेकार देखें, वो वेज तलाश करें ओवरकम करने के लिए तमाम जो मुश्किलात हैं, डिफिकल्टीज हैं उनको। नेक्स्ट हमारे पास इंक्लूसिव आता है। इंक्लूसिव का मतलब ये होता है कि जामिया जिसके अंदर तमाम एलिमेंट शामिल हो, तमाम पहलू का जिसने अहाता किया हुआ हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रिस्पॉन्सिव है। रिस्पॉन्सिव से मुराद ये होता है एक रिएक्ट करना, बहुत तेजी के साथ रिएक्ट करना, कि डिमांड्स को सिचुएशन के मुताबिक किस तरह से पूरा किया जाए, रिस्पॉन्स कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ग्लोबल कम्युनिटी है। ग्लोबल कम्युनिटी इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स ऑफ कंट्रीज को कहते हैं, ठीक है। यानी कि कंट्रीज के अंदर ही इन कनेक्शन जो है वो पाया जा रहा है लोगों के दरमियान, ठीक है, अराउंड द वर्ल्ड, तो उसे ग्लोबल कम्युनिटी कहा जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स हैं। गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स फ्रेमवर्क्स होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं जिसके थ्रू जो है ऑर्गेनाइजेशन या कंट्रीज जो है वो गवर्न की जाती हैं। इनहेरिटेड फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया से मुराद यही है कि जो ऐसे कवानीन जो कि ब्रिटिश जो कॉलोनियल रूल था इंडिया के ऊपर, बड़े सगीर के ऊपर भी हम कह सकते हैं, उस वक्त से जो चला आ रहा है उसको हम इनहेरिटेड हुए हुए हैं, वो चीजें ही लेकर हम अभी तक चल रहे हैं। ये थी इसकी कुछ डिफिकल्ट टर्म्स जो हमने अंडरस्टैंड कर ली हैं। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। इट हैज़ बिकम एविडेंट दैट द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैज़ फॉलन शॉर्ट ऑफ डिलीवरिंग गुड गवर्नेंस, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी एविडेंट है कि जो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है वो जो है वो फेल रहा है। हम देख सकते हैं कि जो गुड गवर्नेंस है उसको डिलीवर करने के लिए। In the annals of Pakistan's legislative history, the 18th constitutional amendment stands as a watershed movement. जैसे कि अगर पाकिस्तान की एनल्स में यानी तारीख में देखें, हम लेजिस्लेटिव हिस्ट्री में देखें, ठीक है, इंतज़ामिया की 18वीं तरमीम की अगर हम बात करें जो आइन में की गई थी, तो वो वाटरशेड मूवमेंट की तरह खड़ा है। पाइवोटल शिफ्ट टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, एक पाइवोटल, एक अहम जो शिफ्ट था ये डिसेंट्रलाइजेशन का, जिसमें सेंटर से पावर लेकर प्रोविंसेस को दे दी गई थी। एंड द प्रॉमिस ऑफ एम्पावरिंग प्रोविंसेस विद मोर ऑटोनॉमी एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, इसमें प्रॉमिस किया गया था कि एम्पावर किया जाएगा प्रोविंसेस को, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जाएगी और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उनको दे दी जाएगी। Enacted in 2010 under a PPP-led government with support from the PMLN, the 18th Amendment aimed to devolve key subjects from the center to the provinces. और ये अनेक्टेड कब हुआ? 2010 में हुआ, पीपीपी की तरफ से हुआ था और सपोर्ट से हुआ था पीएमएलएन की। 18वीं तरमीम का मकसद यही था कि जो की सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो की एरियाज हैं सेंटर के पास जो हैं, जो फेडरल के पास हैं, वो उनसे लेकर प्रोविंसेस को दे दिए जाएंगे, सूबों को दे दिए जाएंगे। However, today it has become a contested battleground for the country. Two major political parties, ठीक है, जो दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज पीएमएलएन और पीपीपी हैं, उनके दरमियान ये कंटेस्टेड किस्म का तसादुम वाला बैटल ग्राउंड बना हुआ है आज। PMLN now claiming to take the amendment to its logical conclusion argues that only the first phase of the devolution from the central provinces has been achieved। जैसे कि PMLN जो है वो क्लेम कर रहे हैं आपके अमेंडमेंट जो है वो उसकी लॉजिकल कंक्लूजन तक लेकर उन्होंने जाना, और ये आर्ग्यू भी कर रहे हैं कि जो फर्स्ट फेज था ना वो सिर्फ और सिर्फ डेवोल्यूशन का हुआ है, ठीक है, सेंटर से जो प्रोविंसेस की तरफ अचीव करने वाली पावर्स की बात थी। सेकंड फेज इन्वॉल्विंग फर्दर डेवोल्यूशन फ्रॉम प्रोविंसेस टू लोकल गवर्नमेंट लेवल रिमेन्स इनकम्प्लीट, जबकि जो दूसरा फेज है ना वो ये है कि अब जो प्रोविंसेस के पास पावर थी ना वो अब लोकल को भी शिफ्ट करनी है, लोकल को भी स्ट्रॉन्ग करना है, वो भी इनकम्प्लीट ही है। द पीपीपी however views this claim with suspicion, जबकि पीपीपी जो है वो इसे शक की निगाह से देख रही है, क्लेम कर रही है इस पे, fearing a potential roll back of the gains made, क्योंकि उनके उनको यही इसका खौफ है, यही डर है कि जो कुछ भी गेन किया गया था वो कहीं रोल बैक ना हो जाए, रिवर्सल ना हो जाए पॉलिसी का। while the political stances of these parties may appear poles apart, political stances अगर इन parties के देखें उनको, the reality is that any changes to the amendment requires a consensus, तो हकीकत यही है कि कोई भी जो चेंजेस आने हैं ना, कोई भी अमेंडमेंट होनी है, तो वो इत्तफाक राय से ही होगी बिटवीन देम, उन दोनों पार्टीज के दरमियान इत्तफाक राय होगा तभी ऐसा होगा।
बिकॉज एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डिमांड्स अ 2/3 मेजोरिटी इन पार्लियामेंट, क्योंकि कोई भी आइन में तरमीम होती है तो वो 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है पार्लियामेंट की, उसमें वही डिमांड करती है. इट हैज़ बिकम pretty evident by now that the parliamentary form of government has fallen short of delivering the envisioned good governance. और ये भी एक एविडेंट है कि पार्लिमानी जो निज़ाम है गवर्नमेंट का, वो डिलीवर करने में एक गुड गवर्नेंस को फेल ही रही है. Ironically, it has been military governments that leveraged local body elections to reach the masses, and the higher courts have also compelled governments in all provinces to undertake this constitutionally mandated exercise. Ironically, बता रहे हैं कि military governments ने leverage किया local bodies को इलेक्शन के ज़रिए से, और हायर कोर्ट्स जो भी थी उन्होंने भी मजबूर किया गवर्नमेंट्स को कि वो तमाम प्रोविंसेस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट करें, एक्सरसाइज में लेकर आएँ इसको. द फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट टू फोकस ऑन लोकल गवर्नेंस केम अंडर द 1958 मार्शल लॉ. और जो पहला ये फेज़ या ये जो सीरियस अटेम्प्ट हुई थी इसी के हवाले से लोकल गवर्नमेंट को इफेक्टिव करने के लिए, तो वो 1958 के मार्शल लॉ के अंडर ही स्टार्ट हुई. However, subsequent military-led governments, including General Ziaul Haq from 1977 to 1988, दूसरा जो subsequent military-led government आई जनरल ज़ियाउल हक की 77 से 88 में, did not complement the increased political importance of local bodies. उसने increase नहीं किया ये जो political importance थी local bodies की, with the decentralization of administrative functions और significant financial powers. क्योंकि उसके साथ जो डिसेंट्रलाइजेशन की उन्होंने इंतजामिया के फंक्शंस की, और सिग्निफिकेंट जो फाइनेंशियल पार्ट्स थी वो उन तक इस तरीके से लोकल गवर्नमेंट तक या लोकल बॉडीज तक उस तरीके से प्रॉपरली कंप्लीमेंट यहाँ पर नहीं देखने को मिला. द डेमोक्रेटिक पीरियड फ्रॉम 1988 टू 99 सो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स, ठीक है, फिर 88 से 99 में इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आती हैं, बट नॉन प्रियोरिटाइज द लोकल गवर्नमेंट सिस्टम. लेकिन प्रियोरिटाइज उसमें भी नहीं किया गया गवर्नमेंट सिस्टम को, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को, रिलाइंग इंस्टेड ऑन प्रोविंशियल एलिट्स टू मेंटेन पावर. जबकि उन्होंने रिलाई उसी पे किया कि मतलब उनका ये कहना की कोशिश ये थी कि उनको जो है वो प्रियोरिटाइज किया जाए लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को, ताकि रिलाई ना किया जाए बहुत ज़्यादा प्रोविंशियल एलिट्स पर पावर को मेंटेन करने के लिए. द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट विद डेवोल्यूशन अकर्ड अंडर जनरल परवेज मुशर्रफ. और दूसरा एक्सपेरिमेंट जो डेवोल्यूशन का हुआ वो जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर के अंदर हुआ, विद फोकस ऑन क्रिएटिंग नॉन पार्टी बेस्ड लोकल गवर्नमेंट, जिनमें फोकस यही था कि क्रिएट किए जाए नॉन पार्टी बेस्ड लोकल गवर्नमेंट्स. However, it did not devolve power from the federal to the provincial level, reinforcing centralized rule. ठीक है, और इसने भी डिवॉल्व नहीं किया पावर को फेडरल से जो है वो प्रोविंशियल लेवल पर, और रीइंफोर्स ही रहा सेंट्रलाइज्ड रूल. 18th अमेंडमेंट डिवॉल्व रिसोर्सेज टू प्रोविंसेस बट स्टॉप शॉर्ट ऑफ एक्सटेंडिंग दिस डेवोल्यूशन टू डिस्ट्रिक्ट्स और तहसील. 18वीं तरमीम ने डिवॉल्व किया रिसोर्सेज को प्रोविंसेस की तरफ, लेकिन स्टॉप किया जो शॉर्ट ऑफ एक्सटेंडिंग थी ना डेवोल्यूशन की, डिस्ट्रिक्ट या तहसीलों तक वो चीज़ नहीं पहुंची. द फेलियर टू पुट इन प्लेस द प्रीरिक्विसाइट्स फॉर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हैज हाइंडर्ड द सक्सेस ऑफ लोकल गवर्नेंस. जो फेलियर है वो यहीं पर दिखा रहे हैं कि जो शराइत है ना पार्लिमानी जमहूरियत की, वो हमें देखने को मिला कि हाइंडर्ड ही होती, हमें इसकी सक्सेस नज़र नहीं आई कि लोकल गवर्नमेंट्स को इफेक्टिव बनाया जाए, ये सक्सेसफुल होता दिखाई नहीं दिया था. फर्स्टली, members of national and provincial assemblies have no incentives for local body election. लोकल बॉडी इलेक्शंस के लिए पहले तो उनके पास जो नेशनल या प्रोविंशियल असेंबलीज उनके पास इंसेंटिव्स ही नहीं है उनको देने के लिए, एज इट वुड डाइवर्ट डेवलपमेंट फंड्स अवे फ्रॉम देम. और दूसरा डाइवर्ट कर देते हैं वो डेवलपमेंट फंड्स को उनसे उनकी तरफ से दूर ले जाते हैं. सेकेंडली, चीफ मिनिस्टर्स फाइंड इलेक्टोरल बेनिफिट इन स्पेंडिंग फंड्स ऑन प्रोविंशियल कैपिटल्स रादर देन एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ डिस्टेंट एरियाज. और जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं दूसरे नंबर पर इलेक्टोरल जो बेनिफिट्स है ना, वो कोशिश करते हैं कि प्रोविंशियल कैपिटल्स को ही मिल जाए, उन्हीं पर इन्वेस्ट किए जाएं, इसके बजाय कि एड्रेस किया जाए डिस्टेंट एरियाज जो दूर के इलाके हैं उनकी नीड ज़रूरियात जो हैं उनको एड्रेस ना ही किया जाए. Thirdly, the size of provinces has remained impractical for effective grassroots governance. तीसरा ये कि जो साइज है ना प्रोविंसेस का वो impractical है effective grassroots governance के लिए. It is not surprising that the state has struggled to effectively care for its population. ये surprising नहीं होगा कि state जो है वो struggle करती आई है अपनी population की care के लिए effectively. In 2022 में the country ranked 161 out of 192 nations on the UN Human Development Index. Human Development Index के according जो है 192 में से 161 नंबर पर आया है पाकिस्तान. ठीक है, विद यूनेस्को रिपोर्टिंग दैट 37% ऑफ स्कूल एज चिल्ड्रन इन पाकिस्तान कैन नॉट अटेंड स्कूल. यूनेस्को की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो 37% जो बच्चे हैं वो स्कूल से बाहर ही हैं. पॉवर्टी इज ऑन द राइज और गुर्बत भी बढ़ रही है. पाकिस्तान रैंक 99 आउट ऑफ द 121 कंट्रीज ऑन द 2022 ग्लोबल हंगर इंडेक्स. ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो पॉवर्टी के हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान का रैंक जो 121 कंट्रीज में से 99 नंबर पर है. टू असेंड इन द रैंक्स और
अगर इसमें हम असेंडिंग की तरफ जाएँ, पाकिस्तान मस्ट प्रायोरिटाइज़ ह्यूमन डेवलपमेंट। पाकिस्तान को लाज़मी तौर पर डेवलपमेंट की तरफ देखना चाहिए, ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ। द की लाइज़ इन एस्टैब्लिशिंग अ रिसोर्सफुल एंड वेल फंक्शनिंग लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। और ये की जो है ना, इसकी जो चाबी है, वो तभी हो सकती है, एस्टैब्लिश तभी किया जा सकता है, जब रिसोर्सफुल और प्रॉपर तरीके से फंक्शन किया जाए ना लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को, तभी ऐसा हो सकेगा। For a truly effective local government system, power and resources must reach the grassroots level. Truly effective local government system होगा, power होंगे, resources होंगे, तभी grassroots level तक पहुंचा जा सकता है. Devolution of power can potentially help address intra provincial grievances. और intra जो provincial grievances हैं, शिकायत हैं, इन devolution of power के जरिए ही उनकी help कर सकती है वो. The neglect of marginalized ethnic groups and their irredentist claims, and the problems of marginalization and deprivation of vast segments of the population. और जो neglection हो रही है, marginalize किया जा रहा है ethnic groups को, irredentist की जो problems हैं, ठीक है, उसके अलावा जो problems है marginalization की या deprivation की, महरूमी जो है उनकी, different जो vast एक segment है population का, उनको जो है वो devolution of power के जरिए से ही tackle किया जा सकता है. Besides, checks and balances are also vital, requiring directly elected executives with full powers and exclusive budgetary control by elected councils. और checks and balances भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. डायरेक्टली इलेक्टेड जो executives हैं, उनकी फुल पोटेंशियल होनी चाहिए, ठीक है, और एक्सक्लूसिव जो बजटरी कंट्रोल है, वो भी इलेक्टिव काउंसिल्स के जरिए ही होना चाहिए. Reforming parliamentary democracy system inherited from British India is imperative to establish an effective local government, essential for human development and positioning Pakistan positively in the global community. रिफॉर्म करना पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम को, जो इनहेरिट है, जो ब्रिटिश इंडिया से हम इनहेरिट है, हमारे पास आया हुआ है वो, तो इसके लिए भी ज़रूरी है कि एक इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया जाए और ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम किया जाए, पोजीशन किया जाए पाकिस्तान को कि पॉजिटिवली ग्लोबल कम्युनिटी के तौर पर वो काम करें. द अनफिनिश्ड टेल ऑफ 18th अमेंडमेंट beckons a reconsideration of government structure for a more inclusive and responsive political landscape. और जो अनफिनिश्ड कहानी है ना 18वीं तरमीम की, वो रिकंसिडरेशन मांगती है गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के अंदर, जो कि एक जामिया स्ट्रक्चर हो और रिस्पॉन्सिव किस्म का पॉलिटिकल यानी कि सियासी लैंडस्केप मौजूद हो वहाँ पर. करंट अफेयर के हवाले से, पाकिस्तान अफेयर के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और ये था इसका एनालिसिस. अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.